नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 5 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले इस सेशन की शुरुआत करें, हम आपको एक सूचना दे दें कि आज ही के दिन यानी कि मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें हमने जुलाई मास के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया था और इसके बाद 3 पार्ट्स में मिलाकर हम जून मास के मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, जिनसे आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की पहले टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की आधारशिला रखी। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर बनेगा। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 50 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। 45.04 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्र में 750 लोगों की क्षमता वाला एक सभागार, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र भी इसमें होगा। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र लखनऊ के ऐशबाग में 5493.52 वर्ग मीटर नूजल भूमि पर बनेगा। इसमें अंबेडकर साहब की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी और इसकी लागत होगी 45.04 करोड़ रुपए। इसमें सभागार, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र होगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है अंबेडकर साहब के बारे में। भारत के संविधान निर्माता हैं अंबेडकर साहब। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है डोनाल्ड रम्सफेल्ड, 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिनकी एक कुशल नौकरशाह और आधुनिक अमेरिकी सेना की दूरदर्शी के रूप में प्रतिष्ठा लंबे और महंगे इराक युद्ध से उजागर हुई थी, उनका हाल ही में दुखद निधन हो गया है। रम्सफेल्ड पेंटागन प्रमुख के रूप में 2 बार सेवा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। पहली बार 1975-76 में इन्हें पेंटागन प्रमुख बनाया गया था और वह अब तक के सबसे कम उम्र के प्रमुख थे, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जिनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे टॉपिक की ओर। तो वो कुछ इस प्रकार है कि 70 साल के प्रयास के बाद चाइना को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है। यह एक ऐसे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसने 1940 के दशक में इस बीमारी से 300 मिलियन मामले दर्ज किए थे। WHO विश्व पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया है, जिसे 1981 में ये प्रमाणन मिला था, सिंगापुर को 1982 में और ब्रुनेई दारुसलाम को 1987 में यह प्रमाणन मिला था, जो कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के हैं। इसके अलावा 40 देशों और को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन किया गया है। इसमें हाल ही में अल सल्वाडोर 2021 उन्हें मिला था, उसके बाद अल्जीरिया को 2019 में, अर्जेंटीना को भी 2019 में, पैराग्वे को 2018 में और उज़्बेकिस्तान को भी 2018 में यह प्रमाणन WHO द्वारा प्रदान किया गया था। चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन मिला है WHO के द्वारा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है चाइना के बारे में, जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है WHO द्वारा। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है
हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवल सिम्पसन IONS का 7वां संस्करण फ्रांस में 1 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ। 28 जून से ये शुरू हुआ था और 1 जुलाई 2021 तक यह चला। द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसकी मेज़बानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा लो रीयूनियन में की गई थी। भारत से एडमिरल करमबीर सिंह प्रमुख सेना स्टाफ भारतीय नौसेना ने वर्चुअली आयोजन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। फ्रांस संगोष्ठी का वर्तमान अध्यक्ष हैं जिसने 29 जून 2021 को 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण 1 जुलाई 2021 को फ्रांस में संपन्न हुआ जिसका अध्यक्ष फ्रांस ही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है पुष्कर सिंह धामी के बारे में। उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे जिनकी उम्र 45 वर्ष है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से, और तीरथ सिंह रावत की वे जगह लेंगे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। उन्हें देहरादून में विधायक दल की बैठक के दौरान नेताओं द्वारा चुना गया है। तो पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री जिनकी उम्र 45 वर्ष ही है और ये राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। इनके बारे में यदि हम थोड़ा और जानें तो काफ़ी बेहतरीन करियर रहा है इनका अभी तक। इन्होंने 16 सितंबर 1975 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जन्मे पुष्कर सिंह धामी खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के विधायक हैं। इन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। सामाजिक जीवन में LLB किया इन्होंने, और पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। पुष्कर सिंह धामी ने 2002 में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है भारतीय पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासी निकाय UWW द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने उनका बी नमूना भी प्रतिबंधित उत्तेजक के सकारात्मकता का था। 28 वर्षीय मलिक के पास यह तय करने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का समय है कि वह इस मंजूरी को या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर इसे चुनौती देंगे। सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण उन्हें पिछले साल अस्थायी निलंबन दिया गया था, जहां उन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया था। तो भारतीय पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासी निकाय द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये जो डोपिंग विरोधी जो शाखाएं होती हैं इनके कानून बेहद ही सख्त होते हैं और ये सख्त होने भी चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की उत्तेजक दवा का, किसी प्रकार की शक्तिवर्धक दवा का सेवन करके खेल में भाग लेते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक्स्ट्रा पावर किसी अदर रिसोर्सेज से गेन करके हराते हैं तो यह खेल भावना के विरुद्ध माना जाता है और इसमें आपको डोपिंग का उल्लंघन माना जाता है। इसीलिए डोपिंग की हर बार हर खिलाड़ी की जांच होती है और लगभग हर खेल में होती है और कई बार कई खिलाड़ी पकड़े भी जाते हैं और सज़ा भी होती है उन्हें। तो ऐसा करना यकीनन बेहद गलत है और कानूनन अपराध भी है। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो यह आता है संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है।
इस 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस #कॉप्स डे को एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है 1923 से, यानी कि लगभग 98 वर्ष से होने को आए हैं मनाते मनाते। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर और आज के आखिरी टॉपिक की ओर, तो वो है शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। मरियप्पन थंगावेलु को, ये शीर्ष पैरा हाई जंपर हैं और थंगावेलु जो टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर के शोपिस के दौरान 2016 रियो ओलंपिक में जीते गए T42 स्वर्ण का बचाव कर रहे हैं और राष्ट्रीय निकाय की कार्यकारी समिति द्वारा सम्मान के लिए चुना गया है। 25 वर्षीय थंगावेलु, जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24वें पैरा एथलीटों में से एक हैं। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले हैं। थंगावेलु को 5 साल की उम्र में स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा जब एक बस ने उनके दाहिने पैर को घुटने के नीचे दुखद तरीके से कुचल दिया था। तो पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त से जो इस बार टोक्यो में ओलंपिक हो रहे हैं उनमें भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये है मरियप्पन थंगावेलु। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।